श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सांस संबंधी अंग जैसे नाक, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और फेफड़े आदि शामिल है। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है। मुख्य अंग। नंबर 1, नाक। सांस लेने के 2 रास्ते हैं, एक सही रास्ता, दूसरा गलत रास्ता। नाक द्वारा सांस लेना सही रास्ता है, किंतु मुंह से सांस लेना गलत है। हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल हवा में मिली धूल को बाहर ही रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। मुंह से सांस कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हवा के साथ धूल और हानिकारक कीटाणु भी अंदर चले जाते हैं। सांस नली। यह प्राय 4.5 इंच लंबी, बीच में खोखली एक नली होती है, जो गले में टटोली जा सकती है। यह भोजन की नली के साथ गले से नीचे वक्ष ग्रह में चली जाती है। वक्ष ग्रह में नीचे के सिरे पर चलकर इसकी 2 शाखाएं हो गई हैं। इसकी एक शाखा दाएं फेफड़े में और दूसरी शाखा बाएं फेफड़े में चली गई है। ये ही दोनों शाखाएं वायु नली कहलाती है। श्वास नली और वायु नली फेफड़े में जाने के वायु पंथ हैं। श्वसन स्वर यंत्र। जीभ के मूल के पीछे, कंठिकास्थि के नीचे और कंठ के सामने स्वर यंत्र होता है। नाक से ली हुई हवा कंठ से होती हुई इसी में आती है। इसके सिरे पर एक ढक्कन सा होता है, जिसे स्वर यंत्र छद कहते हैं। यह ढक्कन हर समय खुला रहता है, किंतु खाना खाते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे भोजन स्वर यंत्र में न गिरकर पीछे अन्न प्रणाली में गिर पड़ता है। कभी कभी रोगों के कारण या असावधानी से जब भोजन या जल का कुछ अंश स्वर यंत्र में गिर पड़ता है, तो बड़े जोर से खांसी आती है। इस खांसी आने का मतलब यह है कि जल या भोजन को जो अंश इस स्वर यंत्र में गिर पड़ा है वह बाहर निकल जाए। भोजन को हम निगलते हैं तो उस समय स्वर यंत्र ऊपर को उठता और फिर गिरता हुआ दिखाई देता है। इसमें जब वायु प्रविष्ट होती है तब स्वर उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम बोलने में बहुत सहायता प्रदान करता है। फेफड़े। हमारी छाती में 2 फेफड़े होते हैं, दायां और बायां। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसतन भार 23 औंस और बाएं का 19 औंस होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से कुछ भारी होते हैं। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं। इनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत कोष्ठ होते हैं, जिनको वायु कोष्ठ कहते हैं। इन वायु कोष्ठों में भारी वायु होती है। फेफड़े युवावस्था में मटियाला और वृद्धावस्था में गहरे रंग का स्याही मायल हो जाता है। ये भीतर से स्पंज समान होते हैं। श्वसन क्रिया। सांस लेने को श्वास और सांस छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं। इस श्वास प्रश्वास क्रिया को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वास गति। साधारणतः स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार तक सांस लेता है। भिन्न भिन्न आयु में सांस संख्या नियम अनुसार होती है। आयु 2 वर्ष से 2 साल तक 35 प्रति मिनट, 2 साल से 6 साल तक 23 प्रति मिनट, 6 साल से 12 साल तक 20 प्रति मिनट, 12 साल से 15 साल तक 18 प्रति मिनट, 15 साल से 21 साल तक 16 से 18 प्रति मिनट। उपयुक्त श्वास गति व्यायाम और क्रोध आदि से बढ़ जाया करती है, किंतु सोते समय या आराम करते समय यह श्वास गति कम हो जाती है। कई रोगों में जैसे निमोनिया, दमा, क्षय रोग, मलेरिया, पीलिया, दिल और गुर्दों के रोगों में भी श्वास गति बढ़ जाती है। इस प्रकार ज़्यादा अफीम खाने से मस्तिष्क में चोट लगने के बाद और मस्तिष्क के कुछ रोगों से यही श्वास गति कम हो जाया करती है। फेफड़ों के कार्य। दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय स्थित होता है। प्रत्येक फेफड़े को एक झिल्ली
घेरे रहती है ताकि फूलते और सिकुड़ते वक्त फेफड़े बिना किसी रगड़क के कार्य कर सकें। इस झिल्ली में विकार उत्पन्न होने पर इसमें शोथ हो जाता है, जिसे प्लूरिसी नामक रोग होना कहते हैं। जब फेफड़ों में शोथ होता है तो इसे श्वसनिका शोथ होना कहते हैं। जब फेफड़ों में क्षय होता है तब उसे अक्षमा या क्षय रोग तपेदिक टीबी होना कहते हैं। फेफड़ों के बीच एक बड़ी झिल्ली होती है जिसे उर प्राचीर कहते हैं, जो फेफड़ों और उदर के बीच में होती है। सांस लेने पर यह झिल्ली नीचे की तरफ फैलती है, जिससे सांस अंदर भरने पर पेट फूलता है और बाहर निकलने पर वापस बैठता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना है। जब फेफड़ों द्वारा किया जाने वाला फुफ्फुसीय वायु संचार कार्य है जो फेफड़ों को शुद्ध और सशक्त रखता है। यदि वायुमंडल प्रदूषित हो तो फेफड़ों में दूषित वायु पहुंचने से फेफड़े शुद्ध न रह सकेंगे और विकारग्रस्त हो जाएंगे। श्वास क्रिया दो खंडों में होती है। जब सांस अंदर आती है तब इसे पूरक कहते हैं और जब श्वास बाहर जाती है तो इसे रेचक कहते हैं। प्राणायाम विधि में इस सांस को भीतर या बाहर रोका जाता है। सांस रोकने को कुंभक कहा जाता है। भीतर सांस रोकने आंतरिक कुंभक और बाहर सांस रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम अष्टांग योग के 8 अंगों में एक अंग है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े शुद्ध और शक्तिशाली बने रहते हैं। फेफड़ों के अनेक सीमांत श्वसनियाँ होती है, जिनके कई छोटे छोटे खंड होते हैं जो वायु मार्ग बनाते हैं। इन्हें उलूखल कोशिका कहते हैं। इसमें 2 बारीक बारीक नलियाँ होती है। वे अनेक कोशिकाओं और झिल्लीदार थैलियों के जाल से घिरी होती है। जब जाल बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि यहीं पर फुफ्फुसीय धमनी से ऑक्सीजन विहीन रक्त आता है और ऑक्सीजन युक्त होकर वापस फुफ्फुसीय शिराओं में प्रविष्ट होकर शरीर में लौट जाता है। इस क्रिया से रक्त शुद्धि होती रहती है। यही वह स्थान है जहाँ उलूखल कोशिकाओं में उपस्थित वायु और वाहिकाओं में उपस्थित रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए सांस का आना जाना